हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईएफएस स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। और एक बार आप सभी को यहाँ पे विश यू हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अब ये मत बोलना कि मैम इंडिपेंडेंस डे है, आप इसके लिए विश भी कर रहे हो और ऊपर से क्लास भी ले रहे हो, अरे कभी तो आज़ादी दे दो। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि आपकी क्लासेस के साथ यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। सुबह 5 बजे आप लोगों के लिए सेशन जो होता है वो करंट अफेयर रिविजन रहता है, बट आज स्पेशल दिन था तो सोचा यहाँ पे कुछ हिस्टोरिक चीज़ें हम लोग एक बार से रिकॉल कर लेते हैं। इसके अलावा सुबह 7 बजे आपका मेन सेशन जो है करंट अफेयर्स का वो आपका एज इट इज़ होगा, और इसके बाद 9:30 बजे आपके लिए जो क्लास होने जा रहा है वो आपका हाफ एन आवर का क्लास होगा। उसे देखना मत भूलिएगा, वो रहेगा वाईफाई स्टडी मेन चैनल पे, जहाँ पे हम लोग इंटरनेशनल बाउंड्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में अन अकेडमी पे आज आपका सिर्फ एक ही स्पेशल क्लास लगा हुआ है। वो कौन सा है? वो 11 बजे रहेगा, जिसमें हम लोग एडिटोरियल पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक बार इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हिस्टोरिक डे है, जिस दिन हम लोग की जो भावनाएं हैं, जिस दिन हम लोग का पेट्रियोटिज्म जो है ना, वो बहुत ज़्यादा उभर उभर के आता है। बाकी अगर दिन पे देखा जाए तो शायद हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग वी द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये कहना हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप 2 दिन देख लो, 26 जनवरी और 15 अगस्त, तो ये 2 ऐसे दिन होते हैं जिस दिन सबको बड़ा याद आता है। बट मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग के दिल में हमेशा ये चीज़ होनी चाहिए कि वी शुड मेक आर कंट्री प्राउड। मतलब हमें ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारे देश का जो नाम है वो ऊपर जाए। लेकिन हमारे देश में तो आप जानते ही कि आजकल क्या क्या होता रहता है। खैर चलो, इसके बारे में भी सेशन के लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पे टॉपिक को। देखिए, 15 अगस्त 1947, हम लोग को ये चीज़ पता है कि ये वो दिन था जिस दिन हम लोग को आज़ादी मिली थी। और यही आज़ादी आज आप लोग चाह रहे थे कि मैम कोई क्लासेस ना हो, बट ऐसा नहीं हो पाएगा। एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए, अब यहाँ पे 15 अगस्त 1947 का जो टाइम है, इस समय पे भारत को, इंडिया को ब्रिटेन से पूरी तरीके से फ्रीडम मिली थी। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि वो टाइम है जब इंडिया पूरी तरीके से क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट हो गया था। तो अब यहाँ पे इंडिया के इंडिपेंडेंस को 73 ईयर्स पूरे हो गए हैं और हम लोग 74th ईयर में एंट्री ले चुके हैं। और आपको मैंने ये भी बताया है कि 2022 वाला जो ईयर होगा, उस टाइम पे हम लोग 75 ईयर्स पूरे कर लेंगे। और हमारी सरकार के द्वारा काफ़ी सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसमें जो यहाँ पे मार्क रखा गया है, यानी कि जो यहाँ पे पूरा एक एम, एक ऑब्जेक्टिव रखा गया है, वो कब तक अचीव करने का है, 2022 तक का है। ठीक है, अब देखिए, ये तो बात हुई यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे पूरी तरीके से आज़ादी हमें मिली थी ब्रिटेन के शासन से। अब अगर हम यहाँ बात करें तो क्या हमें आज़ादी ऐसे ही मिल गई? क्या हमारे यहाँ पर देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ था? ऐसे ही ब्रिटेन आया, हमारे यहाँ पे रहा, मज़े किया और उसके बाद चला गया हमें छोड़ के? नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी हम यहाँ पर बात करते हैं 1857 के विद्रोह की या फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 की, तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हमारे जहन में आते हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे खास नाम जो है वो आता है मंगल पांडे का। वैसे अगर देखा जाए तो कोई नाम यहाँ पे ऐसा नहीं होगा जो खास ना हो, बट हाँ, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो विद्रोह है, ये जो रिवोल्ट है, जिसको सेपॉय म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है, ये विद्रोह की शुरुआत होती है मेरठ से। और आपको ये मालूम है कि जब हम बात करेंगे इनके नाम की, यानी कि मंगल पांडे के नाम की, तो इनके द्वारा एक नारा दिया गया था, और वो नारा क्या था? मारो फिरंगियों को। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कल मैंने एक क्लास लिया था सुबह 8 बजे, 10 मिनट का वो सेशन था, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट नारे थे या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट स्लोगन्स थे उसके ऊपर क्लास था। 10 मिनट का था, उसे देख जरूर लीजिएगा। तो ये वो टाइम था जब आपको क्या मिलता है, इंडिया के अंदर विद्रोह होना शुरू होता है। ये जो विद्रोह होता है, अगर देखा जाए तो ओवरऑल इंडिया के हर एक एरिया में होता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपको दिल्ली में मिला था, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लखनऊ में, सिर्फ बिहार में, ऐसी जगह पे हुआ था। ये हर जगह पे आपको देखने को मिला। बट पता है प्रॉब्लम क्या हुई? हमने विद्रोह तो कर दिया, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि हमारा लीडर कौन बनेगा। हम बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी एम के आगे चलते चले गए। और फिर यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि जब हमें पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है, तो रास्ते में रुकावटें जैसे ही आएंगी, हमें रुकना तो पड़ेगा ही। बस कुछ वैसे ही हुआ। ब्रिटिशर्स ने इस पूरे मूवमेंट को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया, पूरी तरीके से यहाँ पे दबा दिया गया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से रुकते नहीं है। यहाँ पर आता है एक नया कानून बन के। 19 की तो बात हम बाद में करेंगे, 19th सेंचुरी बाद में हम बोलेंगे, लेकिन अभी हम बोलेंगे यहाँ पर 1858। ये जो टाइम था, इसमें कानून बन के आता है जिसका नाम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट।
ये कानून जब आता है उस टाइम पे क्वीन विक्टोरिया ब्रिटेन में हुआ करती थी, जिनका मानना ये था कि इस कानून को जब आप भारत के अंदर लेके जाओ तो आप ऐसा दिखाना वहां पे कि ये जो कानून है वो आपके प्रॉफिट के लिए है, मतलब इंडियंस के प्रॉफिट के लिए। लेकिन बैक ऑफ द सीन क्या चलना है? बैक ऑफ द सीन ये होना है कि जितनी भी चीजें होंगी वो ब्रिटेन के फेवर में होनी चाहिए। धीरे धीरे करके टाइम जो था चलता चला जाता है। फिर एक टाइम आता है 1905 का। 1905 का वो समय होता है जब बोला जाता है बंगाल का विभाजन होना चाहिए, यानी कि 1905 में बंगाल के डिवीजन के बारे में बात होती है। लॉर्ड कर्जन का कहना ये था बंगाल का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, हम उसको यहाँ पे रूल नहीं कर पा रहे, इसलिए हम इसको तोड़ना चाहते हैं। लेकिन कहानी कुछ और ही थी। कहानी यहाँ पे थी डिवाइड एंड रूल, लोगों को तोड़ो और उनके ऊपर राज करो, क्योंकि उनको ये चीज़ पता थी अगर हम यूनिटी को नहीं तोड़ेंगे तो इंडिया के ऊपर शासन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। धीरे धीरे ये चीज़ें चलती रहती हैं। फिर आपको इसी में स्वदेशी आंदोलन भी देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, अब एक चीज़ और निकल के आती है, वो होता है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसे हम ब्लैक लॉ के नाम से भी जानते हैं। रोलेट एक्ट जब लगाया जाता है भारत के अंदर तो उसी के विद्रोह में यहाँ पे शुरुआत होती है जलियांवाला बाग कांड। ये कैसे हो जाता है? क्योंकि लोग जो थे वो इसका विद्रोह कर रहे थे, जिसके चलते यहाँ पर एक आप कह सकते हो एक सिंपल सा एक पार्क में लोगों को इकट्ठा किया गया था और कहा गया था कि यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो यही जलियांवाला बाग के टाइम पे आपको मालूम है लॉर्ड क्या नाम है, जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा उनका नाम क्या था। वहां पे अंधाधुंध गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। महात्मा गांधी जी को भी इसमें पार्टिसिपेट करना था, उनको भी यहाँ पहुंचना था, लेकिन उनको रास्ते में ही रोक लिया जाता है, जिसके चलते वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। अब इसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो जब हम देखेंगे तो यहाँ पे कमिटीज बनाई जाती हैं कि जलियांवाला बाग कांड जो हुआ था इसमें कितने लोग मरे, कितने लोगों को यहाँ पे मारा गया, उसकी पूरी जांच के लिए ब्रिटेन जो अपनी कमेटी बनाती है वो तो उनकी अपनी अलग कहानी थी, क्योंकि उन्होंने उसको नाम दिया था हंटर कमेटी। बट वहां पे जो डेटा रिलीज किया गया था वो आधा अधूरा था। लेकिन इंडिया की तरफ से जो यहाँ पे कमेटी बनाई जाती है वो थी तहकीकात कमेटी, लेकिन उनके डेटा को यहाँ पे मान्यता नहीं दी जाती है। इसी के जस्ट बाद आता है आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्योंकि अब इस समय तक महात्मा गांधी जी पूरी तरीके से यहाँ पे उतर चुके थे ब्रिटेन के, या फिर हम कह सकते हैं ब्रिटेन की सरकार के खिलाफ। असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1920 में, और इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो हर एक चीज़ को बायकॉट करना शुरू किया जाता है और स्वदेशी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपका दांडी मार्च। धीरे धीरे करके यहाँ पे कहानी ऐसी हो जाती है कि हर एक चीज़ के ऊपर जो टैक्सेस थे वो क्या होते जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। तो इसी के विद्रोह में शुरुआत होती है यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, और यही वो टाइम होता है जिस टाइम पे आपको मिलता है यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट 1928 में, और इसके बाद 1931 का वो टाइम होता है जब भगत सिंह को फांसी दी जाती है, फांसी की सज़ा उनको सुनाई जाती है। और इसी टाइम के बीच में आपको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी देखने को मिलती है। लेकिन ये सब तो कहानियाँ होती रहती हैं। अब आता है असली मूवमेंट, दैट इज़ अ क्विट इंडिया मूवमेंट। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे जो अति थी वो हो चुकी थी, और अभी तक ये बोल रहे थे कि हम आपको डोमिनो स्टेटस देने को तैयार हैं। यानी कि ब्रिटेन ने कहा भारतीयों से कि हम यहाँ पर आपको डोमिनो स्टेटस दे देते हैं, मतलब हम आपके यहाँ पे रहेंगे लेकिन हम आपको कुछ राइट्स दे देते हैं। इंडिया ने बोला ऐसा है, अपने घर में रखो राइट्स, हमें आपके राइट्स नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए यहाँ पे पूर्ण स्वराज। तो यहाँ पे मांग करी जाती है पूर्ण स्वराज की, पूरी तरीके से हमें फ्रीडम चाहिए, ये यहाँ पे डिमांड करी जाती है। क्विट इंडिया मूवमेंट अभी 8 अगस्त को ही हम लोगों ने ये डे जो था वो सेलिब्रेट किया था, जिसमें आपने देखा डू और डाई ये नारा दिया गया था। इस टाइम के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आता है क्रिप्स मिशन, और क्रिप्स मिशन को यहाँ पे जिम्मेदारी दी जाती है कि वो भारत का संविधान बनाने में उनकी मदद करेंगे। इसके बाद आप देखोगे तो 1946 में आता है कैबिनेट मिशन, जो यहाँ पे ये पूरा काम करता है और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग में मदद करता है। और 1947 वो टाइम आखिरकार आ ही जाता है जब भारत को यहाँ पर आज़ादी मिलती है। लॉर्ड माउंटबेटन, इनको यहाँ पे 3 जून प्लान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनका जो प्लान था वो आपको जून में ही देखने को मिला था, जिसमें इन्होंने कहा था कि इंडिया को पूरी तरीके से फ्रीडम जो है वो दे दी जाएगी। और ब्रिटेन की जो संसद थी उन्होंने भी कहा था कि जो राइट्स वगैरह हैं, जो पावर है वो पूरी तरीके से दे दी जाएगी किसको, भारत को। और वो टाइम क्या था यहाँ पे 30 जून का टाइम था, यानी कि 30 जून 1948 का टाइम था। अच्छा, अब एक पॉइंट यहाँ पे निकल के ये आता है
कि इंडिया का जो इंडिपेंडेंस बिल आता है वो तो चलो पास हो जाता है, लेकिन यही वो टाइम था जब यहाँ पे डिमांड हो जाती है कि इंडिया के दो हिस्से कर देने चाहिए, यानी कि पाकिस्तान को आप अलग कर दो, इंडिया को आप अलग कर दो। और उसी बीच में अगर आप देखेंगे तो ईस्ट पाकिस्तान भी बना दिया जाता है। तो ये जो कहानी है ना, ये चलती रहती है। और इसी में अगर हम देखेंगे तो हमें बहुत सारे ऐसे नाम देखने को मिलते हैं जिनको शायद भूल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम लोग सिर्फ यहाँ पे 2 दिन या 3 दिन ऐसे निकालते हैं जिस दिन हम लोग इन लोगों को याद करते हैं, या फिर कभी अगर कुछ एनिवर्सरी हो जाती है तो हम लोग उनको याद करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ नामों से नफरत भी होती है, लेकिन पता है when we are talking about patriotism, when we are talking about nationality, तो ये वो ऐसी चीज़ होती है जो हमारे अंदर से आती है। मतलब वो वैसा नहीं होता कि ज़बरदस्ती दिखाना है, शो ऑफ करना है। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत हार्म करती हैं। आज के प्रेजेंट सिचुएशन अगर आप देखो तो यहाँ पे कितना ज़्यादा इंडिया के अंदर क्राइम है, कितना ज़्यादा करप्शन है, क्या सिचुएशन चल रही है, कोविड चल रहा है। तो हम लोगों को यहाँ पे एकता के साथ में काम करना है, ना कि एक दूसरे के अगेंस्ट में जाके काम करना है। तो आज हमारी हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है जो हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसी में अगर देखा जाए तो 15 अगस्त 1947 का वो समय था जब हमारे देश के अंदर सबसे पहले यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर चुने गए थे। वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने क्या किया था, नेशनल फ्लैग एट लाहौरी गेट ऑफ रेड फोर्ट इन दिल्ली। आप अगर आज भी देखेंगे तो आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी कि जो हमारा तिरंगा है वो फहराया जाएगा, और यही सेम चीज़ उस टाइम पे भी करी गई थी। तो ये एक परंपरा है जो इसी तरीके से चली आ रही है। ठीक है, चलिए अच्छा, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू जी की कुछ लाइन्स हैं, काफ़ी अच्छी लाइन्स हैं। लॉन्ग अगो वी मेड आर ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक हम लोग यहाँ पे सिर्फ अपनी किस्मत को लेके काम करते रहे। एंड नाउ इट्स अ टाइम, अब वो टाइम आया है जो काम हमने किया था अब हम उसको रिडीम करेंगे। जैसे होता है ना, शॉपिंग करते हैं तो रिडीम वाले पॉइंट आते हैं, तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको रिडीम करेंगे और अपना जो संविधान है उसका पूरी तरीके से हम पालन करेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी पहला शब्द लिखा हुआ है प्रियम्बल के अंदर, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसको वी ही रहने दें, इसको ही और शी में कन्वर्ट ना करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के प्रेजेंट टाइम में। आपका क्या कहना है, ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। काफ़ी सारे नाम हैं जो हम भूल नहीं सकते। ये तो वो नाम है जो यहाँ पे आपको सामने नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हमें पता तो नहीं चला, लेकिन हाँ शायद उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक रोल जो है वो प्ले किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस जी का नाम है, या फिर चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भगत सिंह, ही इज़ द नेम। मतलब यार, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाती हूँ जब भी ये नाम आता है। सरोजिनी नायडू जी की बात करें, या फिर बहुत सारे ऐसे नाम हो जाते हैं जो यहाँ पे आपको इन पन्नों पे नहीं आ सकते, क्योंकि वो एक फील है और वो फील पन्नों पे कभी उतारा नहीं जा सकता। और जब वो पन्नों पे आता है तो शायद उसमें कहीं ना कोई कमी ज़रूर रह जाती है। तो चलिए फिर इसी के साथ में हम लोग मिलते हैं फिर कितने बजे, 7 बजे तो मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, इस दिन को हम लोग ऐसे ही नहीं सिर्फ फालतू टाइम वेस्ट करके निकाल देंगे। हम लोग को यहाँ पे इस दिन से बहुत सारी सीख लेनी चाहिए। जितने भी यहाँ पे हिस्ट्री में आपको जो लोग मिलते हैं, है ना, जैसे कि भगत सिंह जी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इनके बारे में कुछ लाइनें पढ़ो, कुछ आपको इंस्पिरेशन मिलेगा यार। वो इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए ये तो हम लोगों ने बात करी इसके बारे में, और एक बार फिर से आप सभी को विश यू ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और अब आपसे मुलाकात होगी 7 बजे के सेशन में, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं पूरे दिन का करंट अफेयर, कोई छुट्टी नहीं है। उसके बाद आपको एक चीज़ और बता दें भाई, देखो दिस बैच ऑन अनअकैडमी शुरू होने जा रहा है आपके 20 तारीख से। 5 दिन का समय और बचा है। अगर अभी तक अवेल नहीं किया है, डू अवेल दिस बैच। एसएससी, रेलवे, डीआरडीओ, यूपीएसआई या फिर दिल्ली कांस्टेबल, या फिर अगर आप स्टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हो, दिस इज़ द बैच, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज के दिन अवेल कर लो, 5 दिन का समय बचेगा। आराम से जितने भी पुराने टीचर्स के या फिर कोई भी पुराना क्लास अगर देखना है तो आराम से बैठ के देख लो, ठीक है, क्योंकि सारे क्लासेस मिल जाते हैं। इसमें आपको जीएस भी मिल जाएगी, मैथ भी, इंग्लिश भी, रीजनिंग भी, ऑल दी फैकल्टीज, जितने भी फैकल्टीज हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, दिस इज माई टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। और हाँ, आपके क्या विचार हैं, आपका क्या थॉट है आज के दिन पर, उसको ज़रा कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और आप तो जानते हैं कमेंट तो हम पढ़ते हैं। तो दिस इज़ माय टेलीग्राम, इस पर जुड़ जाइएगा ताकि आपको हर एक क्लास का अपडेशन मिल सके। और उम्मीद करेंगे कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। और हाँ, 7 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।